नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। आजकल की दौड़ती भागती जिंदगी में मानसिक समस्याएं बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। मेंटल हेल्थ आज एक बड़ा चिंता का कारण बन चुका है। इस वजह से हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत भी हो जाती है। डिप्रेशन या अवसाद पर संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है। इसकी चपेट में लगभग हर उम्र का व्यक्ति आ रहा है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, पुरुष हों, महिला हों। भारत में भी डिप्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल 70,000 से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं इसकी वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। 15 से 29 साल के लोगों में सुसाइड करने का चौथा बड़ा कारण डिप्रेशन माना जाता है। भारत 36% के अवसाद दर के साथ दुनिया के सर्वाधिक अवसादग्रस्त देशों में से एक है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अवसाद ज्यादा देखा जाता है। हर 4 में से एक महिला इस बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित है। वहीं आज बच्चों और किशोरों में भी अवसाद, बेचैनी और व्यवहार से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो तेजी से घर कर रही हैं, जो आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती बन सकती है। अवसाद या कहें डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से दुनिया का हर 7वां बच्चा भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। अगर इन आंकड़ों को ही हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन जैसी समस्या पर गहराई से बात करना कितना जरूरी है। आयुष्मान भव में आज हम इस पर बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सीमा रानी मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, UCMS GTB हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सीमा रानी, शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर संतोष कुमार भत्तेड़ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर संतोष कुमार, शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक शर्मा जुड़े हुए हैं, जो कि CMO हैं होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, दिल्ली। डॉक्टर अशोक शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर सीमा रानी, मैं चाहूँगी पहले आप समझाइए, क्योंकि पहले समझना ज़रूरी है कि डिप्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इतना बड़ा कारण बन रहा है, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घेर रहा है, वो है क्या? डिप्रेशन होता क्या है? देखिए, डिप्रेशन अब एक बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, लेकिन लोग बात बात पे कह देते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन एक फीलिंग नहीं है, इट्स ए क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारी जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा इंसान अगर बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको शरीर में बहुत ही ज़्यादा ताकत बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही, उसको लग रहा है मैं उठ ही नहीं पाऊँगा, अपना काम ही नहीं कर पाऊँगा, उसका खाना पीने का मन नहीं कर रहा, जो उसकी पहले की जो उसकी हैबिट्स थी या जो उसकी ज़रूरतें थी या जो उसका काम था, वो अब बिल्कुल नहीं कर पा रहा। जैसे अगर कुछ लोग खेलना पसंद करते हैं, अब वो खेलने की ताकत ही नहीं रखते हैं, उनको नींद नहीं आती, नींद में बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ तो वो सो नहीं पा रहे हैं, या बार बार उठ रहे हैं, बहुत जल्दी उठ रहे हैं, सुबह बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। ये सब चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है तो हम डिप्रेशन कहते हैं, और 2 हफ्ते से ज़्यादा चली जा रही हैं तो हम डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन ये चीज़ें जब खतरनाक हो जाती हैं, माने इसका हम माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर, हमारे लिए ज़्यादा खतरा तब होता है जब इंसान को मरने के ख्याल आना शुरू हो जाएं। जैसे वो ये सोचें कि अब इससे अच्छा है मैं तो बोझ हूँ अपनी फैमिली पे, इससे अच्छा है मैं अपने आप को मार दूँ, या मैं इसी बहाने जो है ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि बोझ बनने से अच्छा है, इसका इलाज यही है कि हम मर जाएँ। ये खतरनाक हमारी तरफ इशारा है कि हाँ, इसको इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है, एमरजेंसी है। या फिर अगर कोई इंसान है वो कोशिश कर चुका है, या आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि कुछ खा लिया थोड़ा सा, या फिर वो एक रोप ले आए कि हम अपने आप को अब हैंग कर लेंगे, या वो एक दवाई ले आए कीड़े मारने की दवाई कि हम वो पी लेंगे। अभी उन्होंने सिर्फ सोचा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो तैयारी में है कि वो ऐसा कर देंगे। हाँ, ये जो सुसाइडल जो थॉट्स हैं, जो अपने आप को मारने के थॉट्स हैं, ये एक वेव की तरह आते हैं, या तो कॉन्टीन्यूअस चल रहे हैं, अगर हम इनको टाइमली रोक दें तो ये रुक सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्लस्टर जो हैं वो डिप्रेशन कहलाते हैं। बिल्कुल। संतोष जी, आयुर्वेद क्या कहता है डिप्रेशन को, अवसाद को लेकर? देखिए, डिप्रेशन ये कोई आज के ज़माने की बीमारी है ऐसा नहीं है। अगर डिप्रेशन का अगर सही में हमें समझना है तो हम भारत के अगर इतिहास को देखते हैं तो सबसे पहले इसका वर्णन आता है अपने भगवत गीता में, जिसका नाम ही है विषाद योग। जब रण में, कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन की जो स्थिति का वर्णन किया गया है, जब भगवान कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश दिया, वो उस अर्जुन को उस डिप्रेशन, विषाद या अवसाद से बाहर निकालने के लिए ही जो मार्गदर्शन दिया, वही एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन को समझा कैसे जाना चाहिए।
सबसे सिंपल बात है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलना और जो हम नहीं चाहते वो हमें मिलना, यही सबसे बड़ा डिप्रेशन का मूल कारण है। और उसका एक अंडरस्टैंडिंग या डायग्नोसिस का सबसे सिंपल तरीका है कि जो हम करते थे, जो रूटीन करते थे, जिसमें हमारी कैपेसिटी थी, पैशन था, पोटेंशियल था, वह करने में भी हम असमर्थ होना या वो करने के तरफ हमारी रुचि नहीं होना, इतने एक लाइन से हम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन को कौन सा व्यक्ति सफ़र कर रहा है। तो डिप्रेशन आज के समय में संख्या में, जैसे कि शुरुआत में बताया कि इसकी प्रतिशत संख्या 36% तक भारत में पाया जा रहा है और दुनिया में हर 7 में से 1 बच्चा पाया जा रहा है। पहले ये संख्या 1 in thousands और 1 in lakhs था, अब इसका संख्या ज़्यादा बढ़ा है, जिसका मुख्य कारण है कि वी आर अनेबल टू कोप अप विद द सिचुएशंस और हमारा लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। ये 2 मुख्य कारण है। ठीक है अशोक जी, जैसे अभी दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि जो काम आप लगातार करते रहे हो, आपको किसी भी उस काम को करने में और किसी भी काम को करने में मन ना लग रहा हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब स्ट्रेस भी एक कारण होता है, एंग्जाइटी भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सामना लोग आमतौर पर करते ही रहते हैं। तो कैसे ये समझें कि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये अलग चीज़ें? देखिए, यदि इसको बहुत हम एक सरल तरीके से समझना चाहें तो हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो एक पेंडुलम की तरह रोल करता है। एक है इधर गया, इधर से फिर ज़ीरो पे आया, फिर इधर चला गया। तो यदि ये यहाँ रुकेगा तो हम कहेंगे ये एलिवेशन में चला गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी आ गई। और यदि इधर चला गया तो हम कहेंगे डिप्रेशन में चला गया। अब 3 वर्ड्स जो आजकल बड़े आपस में मिक्सअप होते हैं वो हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। हालांकि आप देखिए, अभी आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के लिए, तो ह्यूमन माइंड में एक वेव्स आती रहती हैं। तो किस वेव को हम थाम लेते हैं या ना चाहते हुए थाम लेते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उसको थोड़ा और दूसरी तरह से कहता हूँ कि जब हमें रुचिकर चीज़ें अरुचिकर लगने लग जाएं। मैं बहुत सारा खेल खेलता था, मैं बहुत सारी पढ़ाई करता था और मैं चाहते हुए अपनी रुचि को नहीं बना पा रहा हूँ, तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तो ये तो हम डिप्रेशन की बातें करते हैं। जबकि एक डायग्नोस केस हो गया डिप्रेशन का। लेकिन डिप्रेशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि बल्ब है, वो बल्ब कभी कभी तो झिमझिम करता है और फिर ठीक हो जाता है। तो कभी कभी हम डिप्रेशन में जाते हैं और उससे बाहर आ जाते हैं, या वो बल्ब इतनी तेज़ ग्लो कर जाता है कि एकदम से बाउंस आया और वो फट बंद हो गया, या वो बल्ब जला ही नहीं। अब इस चीज़ के अंदर एक चीज़ आती है एंग्जाइटी। तो ये तो डिप्रेशन की बात हो गई। एंग्जाइटी में क्या होता है कि हम उस चीज़ के लिए घबराने लग जाते हैं जो कि हमें पता नहीं है अभी कुछ हुई है। तो डिप्रेशन में यदि आप देखें ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स के अंदर तो एंग्जाइटी मिलती ही है। अब बात आती है स्ट्रेस की या तनाव की। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कुछ नहीं है कि एक तरफ मेरे पर बोझा है और एक तरफ उस बोझे को उठाने की मेरी क्षमता है। तो बोझा और क्षमता के बीच में जब डिस्पैरिटी या इरेगुलरिटी आने लग जाती है तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि तनाव जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है, होना ही चाहिए, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें हम एक चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब बात यह आती है कि तनाव एंग्जाइटी को जन्म देता है या तनाव डिप्रेशन को जन्म देता है। तनाव उसका एक कारण भी है और एक इफ़ेक्ट भी है। जैसे कि अब हमने कह देंगे हमें कैसे पता लगे डिप्रेस हो रहा है। हर कोई आदमी तो खुद जाके कहता नहीं है कि डॉक्टर साहब आजकल मेरे को ऐसा हो रहा है। बहुत कुछ कम लोग कहते हैं। ज़्यादातर आपको कैसे हमारे सामने पेशेंट्स आते हैं कि आजकल मेरा बेटा, आजकल मेरे हस्बैंड या आजकल मेरी वाइफ या कुछ इस तरह का कुछ हो रहा है कि समझ नहीं आ रही है बात। तो वहाँ पर ये स्ट्रेस जो है, तनाव पूर्ण होना भी गलत नहीं है, लेकिन तनावग्रस्त होना, तनाव का ग्रास हो जाना और उस ग्रास के होने के कारण आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो ये 3 चीज़ों को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें जो कि 14 दिन से ज़्यादा रह जाएं, कुछ चीज़ें जो कि हम इनिशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, इनिशिएट तो कर लेते हैं लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट भी कर लेते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन जनरेट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ डिप्रेशन की तरफ हमें ठीक है इशारा करती हैं। तो अब ये समझना होगा कि इसके कारण क्या हैं, क्यों लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बड़े कारण क्या देखे जाते हैं?
मोस्टली जो कारण होते हैं इसके दो कारण होते हैं। एक बहुत सारा मतलब 80 to 90% हम ये बता सकते हैं कि जो आसपास के आपके सोशल फैक्टर्स हैं, माने आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली में आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या आपके आपस में जैसे अगर हस्बैंड और वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इनके आपस में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, या स्टडीज़ को लेके स्ट्रेस हो रहा है, करियर को लेके स्ट्रेस हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हो गए बाहर के फैक्टर्स जिनकी वजह से हो रहा है। पर कुछ होते हैं जो इंटरनल हार्मोनल, जैसे बहुत सारे थायराइड के लोग होते हैं उनको भी डिप्रेशन हो सकता है। बहुत सारी हमारी जिनको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से भी, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। बट जो भी कारण होते हैं, अगेन जो हमारे डिप्रेशन होते हैं इनके कारण जो भी हों, इसके लिए हमें कोपिंग बहुत डेवलप करना पड़ता है। अगर आप ये बोलिए कि हाँ मुझे डिप्रेशन हो गया पर अब मैं ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी कोपिंग अच्छी है, माने अगर आपके हस्बैंड और वाइफ का स्ट्रेस चल रहा है, अगर आप वो बात किसी को जाके बता रहे हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप डिस्कस कर रहे हैं तो सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन हम घर पे ही रह के दो ही लोग आपस में या दो ही बच्चे आपस में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और किसी से बता नहीं रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाता है जहाँ पे हम इसको डिप्रेशन का नाम देते हैं। जैसे कि आप पहले पूछ रहे थे कि स्ट्रेस जब इतना बढ़ गया कि वो कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो डिप्रेशन बन जाता है। तो इस तरह से कारण डिवाइडेड हैं। ठीक है, आयुर्वेद कुछ और कारणों की बात करता है क्या? इसको एक सूत्र में बताया गया है आयुर्वेद में, इष्टस्य अलाभाद लाभाद अनिष्टस्य उपदा ही परो हेतु दुख दुखाश्रयाणाम। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें पसंद है, जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमारे मन में एक उत्साह है, वह चीज़ हमें नहीं मिलना, और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जिसको हम डिसलाइक करते हैं, वह चीज़ हमें मिलना। ऐसी कई बार जीवन में परिस्थितियाँ होती हैं कि जैसे कि एक 10वीं का बच्चा है या 12वीं कक्षा का बच्चा है, उसकी उमंग रहती है कि भाई वो टॉपर कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं होता है, तो इमीडिएट वो बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह से कि कोई प्रेम की बात है या फिर करियर का बात है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होना, उसके विपरीत होना या उसके विपरीत परिणाम मिलना, यह सबसे मूल कारण है डिप्रेशन का। इसके अलावा जो मुख्य बात है कि कुछ लोगों में किसी प्रकृति में या कॉन्स्टिट्यूशन में या तासीर जिसे कहते हैं, उनमें भी डिप्रेशन का प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि एक सिचुएशन है, दोनों लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार के लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है, जिसको आयुर्वेद में हम कहते हैं कि कफ प्रकृति के जो लोग रहते हैं, जनरली जो स्लो रहते हैं, स्लगिश रहते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, जैसे कि मेरे अन्य डॉक्टर कलीग ने भी बताया था कि भाई हाइपोथायराइडिज्म होना, उनमें भी ये पाया जाता है। तो जो लोग थोड़े से ओवरवेट होते हैं, जिसकी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, जिसकी एक्टिविटीज़ कम रहती हैं, तो उन लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और दूसरा परिस्थिति हो गई, इन दोनों को हम कारण मान सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अशोक, जो आजकल का दौर है, हालांकि संतोष जी ने बताया था कि इसका जिक्र काफ़ी पुराना है, लेकिन आजकल के माहौल में क्यों डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में? देखिए, जैसे हम आज मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ज़रा प्रश्न से हटता हूँ कि स्वास्थ्य क्या है। हेल्थ एक कॉम्बिनेशन है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का। तो क्योंकि ये हेल्थ इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारी बीमारियां भी इन तीनों में ही एग्जिस्ट करती हैं। आजकल आप देखिए कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, हर आदमी स्ट्रेस का शिकार है। लेकिन जैसे बायोलॉजिकल रीजंस लें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स, अब जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर भी इस तरह के कुछ जीन्स वगैरह को ट्रेस कर लिया गया है कि जो कि आपको इंगित करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो हम बायोलॉजिकली पहली बात तो क्या कि हम अपने शरीर को इतना स्ट्रेस जब कर देते हैं, इतनी जास्ती कर देते हैं, यदि मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, कि शरीर बोलता है कि त्राहिमाम, मैं और कोप अप नहीं कर सकता। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कोपिंग, तो मेरे अंदर पहले ही जेनेटिकली एक प्रीडिस्पोजिशन है और मैंने उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, उसमें डिस्पोज हो गया उसकी तरफ। मैं जान रहा हूँ कि इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, ये मेरी क्षमताएं हैं, ये मेरी मानसिक क्षमताएं, ये मेरी शारीरिक क्षमताएं हैं, इनको मैं एक्सीड ना करूँ। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, दिल मांगे मोर। तो हर आदमी की आजकल क्या स्थिति है, आप देखिए कि अपनी हालत का नहीं एहसास मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। हर आदमी दूसरे को तो बता रहा है कि तू परेशान है,
लेकिन अपना नहीं देख पा रहा है। यदि हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर लें या करवा लें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये थोड़ी कि जिन दो आदमियों के बीच में द्वंद्व है वो द्वंद्व भी वो दो आदमी बैठ के वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि दे बिकम वन पार्टी। ये हो गए हमारे बायोलॉजिकली हम नीड्स है, जैसे थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ये सब तरीके हो गए। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग में जो दो चीज़ें ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि एक होता है देखिए आपका मिजाज और एक आपका होता है व्यक्तित्व, जिसको हम टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी कहते हैं। जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो एक व्यवहार को जनरेट करती हैं। तो हमारा जो मिजाज है वो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर पाते। हम उसके बेस पे कुछ अपने कंसेप्ट्स बनाते हैं और उसके साथ में बिहेव करते हैं। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, तो पहले हिंदुस्तान में ये प्रचलन बहुत कम है कि हम लोग डॉक्टर पास जाते तो हैं कि देख लो मेरे ब्लड टेस्ट कर लो, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, डायबिटीज़ ठीक है, एंड वी फील हैप्पी। हम कभी भी किसी साइकेट्रिस्ट के पास या किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाते कि देखना क्या मेरा मिजाज ठीक है, क्या मेरा व्यक्तित्व ठीक है, कि मैं इस तरह की झंझट में पढ़ूं या ना पढ़ूं, व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स। तो ये चीज़ यदि हम करा लें तो हम बहुत हद तक डिप्रेशन के शिकार से बच सकते हैं। अब आता है सामाजिक तौर पे। सामाजिक तौर पे जब हम अपने मिजाज और व्यक्तित्व के साथ एंटर करते हैं उस समाज के अंदर, तो हमारी स्किल्स कम पड़ जाती हैं। और जब स्किल्स कम पड़ती हैं लेकिन हम जोर डालते हैं, उससे हमारा शरीर कमज़ोर होता है, शरीर कमज़ोर होता है तो हमारा मिजाज कमज़ोर होता है, मिजाज कमज़ोर पर्सनैलिटी कमज़ोर होती है और हम एक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो सामंजस्य जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सामंजस्य आपकी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल हेल्थ के साथ में एक कॉम्बिनेशन बनाइए और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हेयर। जैसे मान लीजिए मेरे को बहुत टाइट जीन्स नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन नहीं मैं तो पहनूंगा, क्यों, मेरे पास समाज का दबाव है। तो इन चीज़ों को यदि हम एनालाइज कर लें तो आप बहुत दूर तक डिप्रेशन के इसको वो कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ क्या है कि जब हम वो नहीं कर पाते तो हमें हर तरफ डार्क ही डार्क दिख रहा होता है। डिप्रेशन के मरीज़ को कभी भी हम यदि पॉजिटिविटी दिखाना चाहते हैं तो उसको सब कुछ काला ही काला दिख रहा होता है, उसको दिखता ही नहीं है। अब मान लीजिए हम उसको अरे नहीं कुछ नहीं है, आपको आप ऊपर उठिए, ये कीजिए, तो वो क्या कहे, अरे डॉक्टर साहब तो ऐसे ही कह रहे थे मेरे को ऊपर उठाने के लिए। तो ये जो कुछ कारण हैं इनको बहुत बारीकी से यदि समझ लिया जाए मॉडर्न लाइफ पर्सपेक्टिव के अंदर, तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। जैसे डॉक्टर सीमा आपने कहा, आप लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक अगर वो अवस्था रहे, आप जिन कामों को रुचि से करते हो भी नहीं कर रहे हो, क्या अचानक से व्यक्ति इस स्टेज पे पहुंच जाता है या डिप्रेशन को लेकर भी कुछ स्टेजेस हैं? देखिए, अचानक से तो नहीं पहुंचता, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे चलता है। बट अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इसको फेवर करती हैं। जैसे कि अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है, मान लो पेरेंट्स को किसी को साइकेट्रिक हिस्ट्री है, स्पेशली अगर डिप्रेशन का ही है, तो फैमिली में चांसेस ज़्यादा जल्दी आने के हैं और जल्दी प्रोग्रेस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया कि हमने सबने बात किया कि आजकल स्ट्रेस जिस हिसाब से है, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस, जैसे सर ने बताया कि हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली की बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास प्लान बी नहीं है। तो हम उस कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं। फिर ग्रेजुअली फर्स्ट धीरे धीरे आपको ऐसे लगता है कि मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, नींद जाना शुरू होती है, आप सैड रहना शुरू हो जाते हैं, फिर जिस काम को आप कर रहे हैं वो अधूरा छूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको और स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से स्ट्रेस धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है। तो ये अचानक से हम बोल सकते हैं एक बाइपोलर बीमारी है, जैसे कि डिप्रेशन है, इसमें आप उदास रहते हैं। एक मेनिया होता है, जो मेनिया में इंसान बहुत तेज़ी में जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है डिप्रेशन से। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा भगवान की बात करे, बहुत ज़्यादा बात करना शुरू हो जाता है, अनजान लोगों से बात करेगा, पैसा बहुत खर्च करेगा, एनर्जी बिल्कुल नहीं उसकी रुकेगी, दिन रात वो जगता है और सारा काम जो है वो कर सकता है, पैसा बहुत खर्च कर सकता है। तो ये मेनिया में चला गया। बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज़ मेनिया में भी चले जाते हैं। तो
ये मेनिया बहुत जल्दी आता है, लेकिन अगर डिप्रेशन बहुत जल्दी आ रहा है तो इसका मतलब हमें देखना है कि वो किसी और बीमारी की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। फिर अगेन धीरे धीरे ग्रेजुअल आने पर ही इसको हम स्टेजेस में भी डिवाइड करते हैं। जैसे माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सिवियर होता है जिसमें शक वहम की बीमारी नहीं है, और एक सिवियरिटी है जिसमें शक वहम की बीमारी है, जिसको हम विद साइकोटिक सिम्टम्स कहते हैं। जो माइल्ड है वो यूजुअली ना मुझे पता चलता है ना बाकियों को पता चलता है, उनको लगता है कि दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो ज़्यादा हमारे तक आते ही नहीं हैं, वो खुद से ही सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। फिर आता है मॉडरेट। मॉडरेट में कुछ लोग आते हैं इलाज कराने तक, वो भी लेकिन कुछ हद तक खुद कोशिश करके रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, या फिर आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढ के, वो भी कुछ हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन सिवेरिटी अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, जब इंसान को ये ख्याल आना शुरू हो जाए कि मैं मरना चाहता हूँ या मैं मर जाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा, ये एक सिवियर है। चौथी स्टेज आती है जब इंसान को सिवियर तो है, ये भी आ रहा है, प्लस उसको शक वहम हो रहे हैं कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, उसको यकीन हो जाता है इन सब चीज़ों का, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। मेरा नुकसान करेंगे, मुझे जहर दे के मार देंगे, घर वालों पे, बाकियों पे। मारने को लेकर ही ज़्यादा आते हैं मोस्टली, ऐसे होते हैं। लेकिन डिप्रेशन में ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं रहे, ये वाले थॉट्स भी, जिसको डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। इसमें आवाज़ें भी आ सकती हैं जिसको ऑडिटरी हैलुसिनेशंस कहते हैं, जो आवाज़ें खतरनाक हो सकती हैं, जो उनके बारे में बोल रही हैं या उनको कुछ करने के लिए कह रही हैं। हो सकता है आवाज़ें उनको कह रही हूँ तू मर जा, तो हो सकता है अगर आवाज़ें ये भी कहती हैं तू मर जा, नहीं तो हम तेरे घर वालों को मार देंगे, और उनके लिए वो एक सच्चाई है और वो ऐसा कदम उठा देते हैं। अच्छा। तो ये दो सिचुएशन जो सिवियर है, विद साइकोटिक, विदाउट साइकोटिक, इसको तो बिल्कुल इलाज चाहिए और एडमिशन भी होना चाहिए। अगर घर वाले नहीं चाहते तो हम उनको बहुत समझाते हैं। दूसरा, माइल्ड टू मॉडरेट तो 5-6 मंथ्स में या 6 to 8 मंथ्स में खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन सिवियरिटी को टाइम लगता है और इलाज की ज़रूरत होती है। ठीक है। संतोष जी, आयुर्वेद में डिप्रेशन से बचने के उपाय हैं क्या? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात चल रही है क्योंकि हम चिकित्सा की बात तक पहुँचे हैं। देखिए, डिप्रेशन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये अगर हम परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बनाया, कोपिंग नहीं करा या एक्सेप्टेंस नहीं करा तो ये होता है। मुख्य कारण अगर देखा जाए, अदर देन द अगर पर्सनालिटी है। इसके अलावा जो मुख्य इसका अगर हम प्रिवेंटिव मेजर किया जाए तो एक सिद्धांत आयुर्वेद में कहा गया है, दी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो औषधम परम। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा माहौल में आदमी को ब्रॉटअप किया जाए। जो बच्चे आज के समय में जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि भाई न्यूक्लियर फैमिली हो जाना, खेलने नहीं चले जाना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का तनाव, या पेरेंट्स दोनों वर्किंग है और उनमें आपस में वैमनस्य बना रहता है, डेली कुछ ना कुछ घर पे इस तरह से क्वारलिंग बनते रहती है। ये सारे फैक्टर्स जुड़ते वो बच्चे या वो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो सबसे मुख्य ये है कि हमारा जो माहौल है जिसमें हम ब्रॉटअप हो रहे हैं या जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे हमारी करियर या जो हमारी प्रोफेशनल जहां हम काम कर रहे हैं, वहां का माहौल एक हमारा उत्साह बढ़ाने वाला हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला हो, एक दूसरे की प्रमोशन में आगे बढ़ने वाला, इस तरह के हम ग्रूमिंग सभी साथ मिलकर अगर हम इस तरह का माहौल बनाते हैं तो नेचुरली है कि डिप्रेशन का शिकार नहीं होता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड एट लार्ज दी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे के, जैसे हम कहते हैं कि टीम वर्क है या साथ रहे, साथ चले, साथ बढ़े, ये सिद्धांत को अगर हम देखा जाए तो नेचुरली हम डिप्रेशन को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन की जैसे बात हो रही है अशोक, जो स्टेजेस को लेकर भी मैंने बात की, तो जैसे सीमा जी ने बताया कि 4th जो स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन उससे पहले ज़्यादातर लोग अपने आप भी इसे ठीक कर लेते हैं। तो वो कैसे होता है, अपने आप कैसे ठीक किया जाता है? देखिए, अपने आप ठीक करने का तरीका ये कि अवेयरनेस कितनी है आपको, आप अपनी दिक्कत को कितनी जल्दी बता देते हैं। ये जो होम्योपैथी की साइंस है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों चीज़ों को साथ लेके चलती है। देखिए, जैसे मैं भी कहता हूँ, एक मिजाज होता है, एक व्यक्तित्व होता है। कुछ लोग अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी दबा लेते हैं अंदर, कुछ लोग ऐसे थे वो एकदम से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जो लोग एकदम से अपनी बात को व्यक्त कर देते हैं, वो लोग डेफिनेटली डिप्रेशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये वो जो खलबली सी मची हुई है ना कि मैं आजकल ये नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, वो मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं देख रहा है, वो मेरे रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो वो अपनी जो छटपटाहट को जितना जल्दी डॉक्टर के सामने जाके या अपने परिवारजन से बात कर देगा, वो सबसे पहले उससे बाहर आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो स्टेजेस की जो बात हो रही है उसमें ये है कि कौन सी पर्सनैलिटी उस स्टेज तक पहुँचती है। अच्छा, है ना, एक पर्सनैलिटी तो ये हुई कि उसने अपनी छटपटाहट जल्दी से बोल दी। एक है कि है ही टिमिड पर्सनैलिटी पहले से ही, अब वो डिप्रेशन का शिकार हुई, और शिकार इस तरह से हुई कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को भी लेके चल रही थी। अब वो वहाँ जाते जाते छुपाते इस स्टेज पे आ गया कि हाँ वन फाइन डे हमें पता लगती है अरे ये क्या हो गया इसको। तो नॉर्मल जो एक डिप्रेशन का जो शिकार है, जो कि कारण से डिप्रेस है, उस कारण को ठीक कर दीजिए तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर वो बीमारी बन चुकी है ना, अकारण उदासीनता, कारण नहीं, कारण को तो हम हटा देंगे, अकारण मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, आप लोगों ने ये गाना बहुत सुना होगा। तो क्यों, वो क्यों का जवाब नहीं उसको मिल पा रहा है। अब या तो वो क्यों दूसरे लोग देख रहे हैं या वो खुद देख रहा है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो तो बाहर आ जाते हैं। अब जहाँ तक प्रिवेंशन की बात आती है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि यदि आप अपने मिजाज और पर्सनैलिटी को पहले एक एनालिसिस करा लेते हैं, आपको अपने वीकनेस और प्लस पॉइंट्स पता हैं, तो यदि उस टेम्परामेंट को होम्योपैथिक दवा दे दी जाए तो बहुत हद तक हम उसको उस चीज़ से उठा लेंगे कि जब भी एडवर्सिटी आएगी वो उसको बैलेंस कर लेगा। रह गई बात फिर जब वो बीमारी हो गई, फिर तो दवा चाहिए ही चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उसको हॉस्पिटलाइजेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सोशल सपोर्ट भी चाहिए, पारिवारिक सपोर्ट भी चाहिए, हर तरह की चीज़ें चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं होम्योपैथिक सिद्धांत की बात करता हूँ, हम तीनों को बैलेंस करके चलते हैं कि बायोलॉजिकली भी इसको ठीक रखिए, साइकोलॉजिकली भी इसको ठीक रखिए और सोशली भी इसको ठीक रखिए। ठीक है। और अब हम कुछ दर्शकों के हमारे पास मेल के ज़रिए सवाल आए हैं, उन पर हम बात करते हैं। पहला सवाल ही शालिनी तलवार ने हमें दिल्ली से भेजा है। शालिनी कह रही हैं कि पिताजी के निधन के बाद मेरी माता जी का किसी भी काम में मन नहीं लगता, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उदास सी भी रहती हैं और अक्सर पेट दर्द या कभी कभी सिर दर्द की शिकायत करती हैं। क्या ये डिप्रेशन हो सकता है और क्या करें जिससे वो ठीक हो जाए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि वो जैसे खुद ही बता रही हैं कि वो सैड रहती हैं, उदास रहती हैं, और उनको जो दर्द शरीर में बता रही हैं, पूरे शरीर में दर्दें वगैरह हो रही हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। बट अगेन इसको पहले तो इवैल्यूएट कराना पड़ेगा किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके। दूसरा ये है कि वो कितनी देर से रह रही हैं, जब से निधन हुआ है उसका अभी तक के टाइम में कितना टाइम हो गया है, और उन्होंने अपना काम कितना ज़्यादा छोड़ दिया है। और अगर वो इलाज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो डायग्नोसिस ज़रूरी है कि क्या उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जिनके पार्टनर्स दे डाई, तो उसके बाद में क्या होता है, स्पेशली जब उनका फर्स्ट एनिवर्सरी आना होता है, उसको हम एनिवर्सरी रिएक्शन कहते हैं, तो उनमें ये ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि इससे बेहतर है कि मैं उनके साथ जाके मिल लूँ। दैट मीन्स कि मुझे भी मर जाना चाहिए, यही एक रास्ता है कि मैं उनसे जाके मिल सकती हूँ। तो इसीलिए इवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी है कि उनमें ऐसा रिस्क तो नहीं। दूसरा, अगर वो मरने की बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें टाइम नहीं लगाना है। दूसरा, उनसे पूछना है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि जब तक वो अपने मन की बात नहीं बताएंगे, जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक वो अंदर रहेगा। तो अब कितना है, दवाई की कितनी ज़रूरत है, वो तो इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा कि वो किस लेवल का है। लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर जाना चाहिए और ज़रूर उसका इवैल्यूएशन करवाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा हुआ है तो ये होना स्वाभाविक है, बट ऐसा नहीं होता है कि वो उसी में चले जा रहे हैं। लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी को तो कंटिन्यू करते हैं, मिस तो करते हैं, बट कंटिन्यू, अगर वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो उसका इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है। संतोष जी, मैं आपसे ना जो खान पान है उसकी भी भूमिका समझूंगी, और जो सरल आयुर्वेद के नुस्खे हो सकते हैं ताकि व्यक्ति अवसाद में जाए भी ना, ज़्यादा से ज़्यादा उससे लड़ पाए, और अगर उसको कहीं ना कहीं कोई सिम्टम फील हो रहा है तो वो उसे दूर कर पाए। तो इसको लेकर आप कुछ ऐसे नुस्खे बता सकते हैं हमें? जी बिल्कुल। एक्चुअली आदमी डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार तभी हो जाता है जब उसकी मानसिक क्षमता कम हो जाती है, जिसको हम आयुर्वेद में मनोबल कहते हैं, है ना। तो आयुर्वेद की एक अपनी जीवन शैली बताई गई है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो आदमी स्वस्थ और शतायु को प्राप्त होता है। और स्वस्थ के 4 कंपोनेंट कहे गए हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, ऐन्द्रिक स्वास्थ्य है और सामाजिक स्वास्थ्य है। तो उसका एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वह है कि हमारा खान पान, हमारा आहार क्या है। दूसरा है हमारा विहार, मतलब हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है। तीसरा है हमारा आचार, मतलब हमारी कोड ऑफ कंडक्ट्स कैसे हैं। और
चौथा है विचार, मतलब हमारी थॉट प्रोसेस या इंटेलेक्चुअल। ये चारों का समग्र स्वरूप मिलके ही हम स्वस्थ, मतलब नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली भी हम वेलबींग रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत होती है वो है आहार। एक छांदोग्य उपनिषद, हमारे उपनिषदों में काफ़ी सारा इन चीज़ों का वर्णन मिला है। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा छोटा सा सूत्र मैं कहता हूँ कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ऐसा एक सिद्धांत बताया गया है। इसका मतलब अगर आपका खान पान जो है, आहार जो है वो शुद्ध है, सात्विक है, ताज़ा बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक सत्व माने मन, आपका मन भी उतना ही ऊर्जावान और स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो लगभग 75% तक जो भोजन है वो बाहर से खाया जा रहा है। विशेष करके जो जंक फूड है, जो फास्ट फूड है, जो फ्रोज़न फूड है, जो हैवी टू डाइजेस्ट है, हाई कैलोरी डाइट है, ये सारों का सारों कहीं ना कहीं धीरे धीरे शरीर में टॉक्सिन्स को जमा करते हैं और उसका शरीर पे तो असर हो ही जाता है कि मोटापे से ग्रसित होना, हाइपोथायराइडिज्म होना या अन्य कोई बीमारी होना, लेकिन इसका धीरे धीरे सूक्ष्म स्वरूप से मन के ऊपर भी असर होता है, क्योंकि जो मन का पोषण है वह भी विचारों से तो होता ही है, लेकिन आहार के सूक्ष्म अंश से ही मन का भी पोषण होता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में आहार की शुद्धि सबसे पहला माना गया। दूसरा है हमारे विहार, मतलब हम जितना फिज़िकली एक्टिव रहते हैं उतना हम डिप्रेशन से बचे रहते हैं। लेकिन आज की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, वो हमको फिज़िकली इनएक्टिव किया है, जिसके कारण भी हम टुवर्ड्स डिप्रेशन जा रहे हैं। थर्ड है हमारा आचार, कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल बिहेवियर क्या है, वह भी अगर हम थोड़ा सा केयरफुली अगर हम बिहेव करना चालू करें, कि थोड़ा सा समाज में जिसके साथ हम रह रहे हैं, परिवार में जिसके साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के टेम्परामेंट को समझते हुए अगर हम हमारी जीवन शैली बना लिया जाए, हमारा व्यवहार किया जाए, तो भी हम काफ़ी हद तक डिप्रेशन को प्रिवेंट करते हैं। और विचार जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि हमेशा हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसको सकारात्मक दृष्टिकोण कहा है, जो डिप्रेशन का सबसे मुख्य कारण है वो नेगेटिव एटीट्यूड। और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वो पैसिमिस्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी के होते हैं। तो हमारी विचार जो है हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से, जो भी हुआ वह ठीक हो रहा है या जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, इस तरह से अगर हमारा दृष्टिकोण बनाते हैं तो ये चारों पहलू का समग्र स्वरूप में अगर हम टुवर्ड्स स्वस्थ के लिए प्लान करते हैं तो डिप्रेशन तो बहुत छोटी चीज़ है उसके सामने, बिल्कुल हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अशोक जी, थोड़ा सा मैं समझूंगी, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि महिलाओं में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, बच्चों में बहुत तेज़ी से डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो क्या जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं या दोस्तों की बात कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं और डॉक्टर तक ऐसे लोगों को, बच्चों को या महिलाओं को घर के लोग लेकर आ पाते हैं? आसपास के लोग ये कैसे समझें कि हमारा साथी जो है या हमारा बच्चा जो है या हमारा फैमिली मेम्बर वो डिप्रेशन में जा रहा है? देखिए, मेरे को जगजीत सिंह साहब की गज़ल की 2 लाइनें बड़ी अच्छी याद आ रही हैं कि जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, 2 आँखों में एक से रोना एक से हंसना है। तो सबसे पहले तो हम आपस में और अपने आप में ये समझ लें कि ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं। तो जब तक उन अप्स एंड डाउन्स को हम नहीं समझेंगे तब तक हम परेशानी में रहेंगे ही। कि हर आदमी सोचता है मैं रो रहा हूँ, मैं ही डिप्रेस हूँ, और सब तो हंस रहे हैं, या मेरे हंसने का कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि जो डिप्रेस हो गया वो तो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, उसके लिए वहाँ दवा की ज़रूरत होती है। अब महिलाओं में ये चीज़ क्यों होती है कि महिलाओं के अंदर आप देखेंगे कि चेंजेस बहुत आते हैं, जैसे कि प्री प्यूबर्टल एज, प्यूबर्टल एज, प्रोडक्टिव एज, देन मेनोपॉजल एज, वो और हर स्टेज पे उनके अपने अपने स्ट्रेसर्स हैं। और उसके ऊपर मॉडर्न लाइफ लिविंग इन दिस है कामकाजी महिलाएं, घरेलू महिलाएं, और घरेलू महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनको बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं उनके ऊपर। यदि बच्चा ठीक से नहीं बिहेव कर रहा तो पति एकदम से उनके ऊपर डाल देता है कि आप ही हो, मैं तो सुबह से शाम तक बाहर रहता हूँ। तो उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एक आँख से रोना एक से हंसना है। आपने अपने बच्चे को ये समझाना है कि देखिए जब आप बाहर जाएंगे तो हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलने वाली। तो वहाँ पे हम इसको समझाएं
तो सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ तो ये है कि भाई कहते रहो। अभी जैसे एक उसका सवाल भी था कि उनकी डेथ के बाद तो ग्रीफ, दुख हो गया, दुख कितने दिन तक रहना चाहिए? डॉक्टर साहब ने कहा यदि 2-3 महीने के बाद भी चल रहा है तो बड़ा दिक्कत है। अब उस ग्रीफ पीरियड में उनको सपोर्ट कितना मिला, फैमिली से मिला, समाज से मिला, कहाँ से मिला? मान लीजिए वो नहीं मिल रहा तो हम उन्हें धकेल रहे हैं ना डिप्रेशन की तरफ। तो ये चीज़ समझने की सबसे ज़रूरत है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक सवाल और है सीमा जी। सुनीता वर्मा ने ये इंदौर से पूछा है, पिछले साल मेरी नौकरी चली गई थी, अब मैंने कई नौकरियों की तलाश की लेकिन कोई भी मेरे लिए नौकरी उपयुक्त नहीं लग रही है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, कैसे इस बात को मैं दूर करूं और काम में मन लगाऊं? मुझे अपने परिवार की बहुत चिंता सताती है। तो ये क्या है, ये अवसाद है क्या? देखिए, इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है कि ये डिप्रेशन है कि नहीं, बट ऑब्वियसली स्ट्रेस तो है। हाँ, डिप्रेशन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे वो खुद कह रहे हैं कि मेरे को 1 साल पहले से हुआ, तब से मैं ट्राई कर रही हूँ, तो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस उनका एक चल रहा है। लेकिन क्या इसकी वजह से उनको खाना पीना छूट गया? क्या इसकी वजह से उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा? क्या इसकी वजह से उनको बहुत सारी चिंताएं हैं जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही? क्या इसकी वजह से उनको ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे को कुछ हो जाएगा, या घर वालों को कुछ हो जाए, या मैं अपने आप को कर लूँ, या उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं? तो अगर ये सब चीज़ें इसके साथ में हैं और मन बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है, बार बार रोने का मन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये डिप्रेशन है और जिसकी ट्रीटमेंट हमारे पास है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये एक मिथ है हमारी मेडिसिन से, उनको लगता है कि एक बार जी साइकाट्रिस्ट के पास चले गए, वो दवाई दे देंगे, दवाई से सिर्फ नींद आती है। ऐसा नहीं होता है, हर दवाई से नींद नहीं आती। जो नींद की दवाई है वो थोड़ी देर के लिए दी जाती है, उसके बाद वो बंद कर दी जाती है। एक दूसरा होता है कि इससे क्या हमें एडिक्शन हो जाएगा, हमें आदत पड़ जाएगी, इसीलिए वो लोग आते ही नहीं हैं साइकाट्रिस्ट के पास। तो आदत नहीं पड़ती। अगर आप रेगुलर दिखाते रहें और जब बताया जाए वैसे वैसे आते रहें तो कोई दवाई की आदत नहीं होती, और बहुत लंबी दवाई नहीं चलती है, जो लोगों को लगता है कि एक बार दवाई लग गई और फिर छूटेगी नहीं। दूसरा होता है कि हाँ, जैसे अब ये जो सवाल कर रहे हैं हमसे, वो पूछ रहे हैं कि मैं कॉन्टीन्यूसली अपनी जॉब्स के लिए सर्च कर रही हूँ, लेकिन मीनवाइल अगर वो कॉन्टीन्यूसली सर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मिला नहीं होगा, क्योंकि हम सोचते हैं अगर हमने पहले इतने सैलरी में जॉब किया है तो हमें वापस उतना ही सैलरी या उससे ज़्यादा चाहिए। बट हमें स्टार्ट करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, हमें वो भी जॉब ले लेना चाहिए जिसमें हमें थोड़ा सैलरी कम मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक बैकअप है कि ठीक है हम ढूंढते रहते हैं तो, लेकिन हम इस जॉब में भी रहते हैं ताकि हमारा काम चलता रहे। इसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से चिंता भी कम हो जाएगी। अगर हम ये नहीं करते और सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ हमारा यही एक्सपेक्टेशन है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम बढ़ेगा। ठीक है, एक सवाल और है संतोष जी, मैं चाहूँगी आप जवाब दें। मदन भटनागर ने ये सवाल पूछा है मुंबई से। उनका कहना है कि मैं पिछले करीब 1.5 साल से डिप्रेशन में हूँ, इससे बाहर आने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन सफल नहीं हो पाता। मैंने 2-3 डॉक्टरों से इलाज भी करवाया लेकिन मुझे कोई अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है ज़िंदगी एक बोझ बन गई है। कई बार मुझे आत्महत्या करने का ख्याल भी आता है, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ किसी तरह और सोचता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। दुखी हूँ, मेरी मदद कीजिए। जैसे ये भटनागर जी ने प्रश्न किया है, मुझे लगभग इनकी आयु कितनी है, मतलब वो कुछ लिखा नहीं है उन्होंने, है ना? 1.5 साल का जिक्र। हाँ, तो सामान्यतः वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छे चिकित्सक, चाहे आयुर्वेदिक मनोचिकित्सक हो, होम्योपैथी मनोचिकित्सक हो या एलोपैथी मनोचिकित्सक हो, उनसे ज़रूर मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से आप सफ़र कर रहे हैं। और अभी आपने जो लास्ट लाइन कही है कि मुझे जीना भी नहीं चाहता हूँ, तो ये इस स्थिति तक पहुँचना मतलब ज़रूर आप डिप्रेशन के सीवियर कंडीशंस में जा रहे हैं। तो बेहतर होता है कि एक कंटिन्यूएशन बना रहे, किसी एक चिकित्सक के लगातार संपर्क में रहते हुए पीरियोडिक विज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात आयुर्वेद चिकित्सा की है, तो आयुर्वेद का जहाँ से मैंने पहले शुरुआत किया था, तो अपने आप को समझाना, लेकिन अभी जब आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है तो अपने आप को समझाने की क्षमता भी कम होती है। तो यहाँ थोड़ा सा उसके परिवार वालों का भी रोल आता है कि वह भी थोड़ा सा उसको माहौल बना दिया जाए, थोड़ा सा उसको सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए। चाहे जिस प्रकार का भी लॉस हो गया हो, जनरली करियर लॉस होना, डियर पर्सन का लॉस होना या फाइनेंशियल लॉस होना, ये तीनों मुख्य कारण होते हैं डिप्रेशन को। तो इन परिस्थिति से उसको उभारने के लिए जो फैमिली है, जो फ्रेंड सर्कल है, ये थोड़ा सा उसको माहौल बना दिया, ये पहला लेवल है। दूसरा, आयुर्वेद चिकित्सा के लिए
नज़दीकी किसी आयुर्वेद चिकित्सक, जहाँ से मुंबई से आप लिख रहे हैं, तो मुंबई में काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट आयुर्वेद हॉस्पिटल भी हैं, और आयुर्वेद की 3 प्रकार की चिकित्साएँ हैं इसके लिए। पहली लेवल पे जैसे कि मैंने कहा काउंसलिंग एंड फूड के मॉडिफिकेशंस होते हैं। दूसरे प्रकार की आयुर्वेद में विशेष औषधियां हैं जो मन को बल देते हैं, मन को उत्साह देते हैं, जिसको हम मेद्य रसायन कहते हैं। उसका उपयोग उचित आयुर्वेद चिकित्सक के मार्गदर्शन से। और तीसरे अति महत्वपूर्ण चिकित्सा है जो पंचकर्म चिकित्सा है, वो अगर आप योग्य पंचकर्म चिकित्सक के मार्गदर्शन के तहत कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट होकर अगर अलग अलग प्रकार की पंचकर्म चिकित्सा होती है उसका अगर लाभ ले, जिसमें नस्य कर्म है, वमन कर्म है, शिरोधारा है, अभ्यंग है, ऐसी बहुत चिकित्साएं हम करते हैं, उन सब का मन के ऊपर बड़ा ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और कई बार हम क्लिनिकली पिछले 25 वर्षों से मेरा अनुभव है कि हम डिप्रेशन के पेशेंट को काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो ज़रूर आप एक अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, मनोचिकित्सक से सलाह ज़रूर लेते रहें, यही सबसे बड़ी राय है। और तमाम जो सुझाव यहाँ दिए जा रहे हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। अशोक जी, ये जो सवाल है ये रोमा शर्मा ने गंगानगर से पूछा है। ये कह रही है, मैं बहुत डरी सहमी रहती हूँ, मुझे हर चीज़ से डर लगता है, मेरी फैमिली भी मुझसे परेशान है और मैं कभी कभी अपनी फैमिली से भी डर जाती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मदद कीजिए। अब देखिए, डरी डरी सहमी सहमी रहती हैं तो इनकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी या इनमें कुछ घबराहट रहती होगी। तो डरना और सहमना, पहले तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। अब दूसरा है कि इनसे इनकी परिवार भी परेशान हो जाता है। तो मतलब ये हर समय हर चीज़ को उससे देखते हैं। जैसे एक मिजाज में एक ट्रेट होता है मेलंकोलिक ट्रेट, वो लोग हर चीज़ को ना डार्क उससे ही देखते हैं, उनको कुछ पॉजिटिव नज़र ही नहीं आएगा। जैसे बहुत खुशी होगी, कुछ उत्साह भी होगा, कुछ घर में चीयरफुलनेस भी होगी, उसको हमेशा डरे डरे सहमे सहमे, हर चीज़ में ना उनको एक निगेटिविटी नज़र आती है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ये डिप्रेशन के बिल्कुल परफेक्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि ज़रा सा और तनाव आया और ये हुई ऐसे। तो इनको सबसे पहले करना ये चाहिए कि कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा सर्कल बनाएं जहाँ पर कि ये अपने को प्रकट कर सकें, उनसे बात कर सकें। क्योंकि जो इनका डरा डरा सहमा सहमा जो प्रारूप है वो इनके परिवार ने इनको एक लेबल कर लिया है कि ये तो ऐसी ही रहती हैं। तो उनकी बात तो सुने, तो मुद्दतें हो गई थी चुप रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते। तो ये क्यों नहीं कह रही हैं, हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, जिसके लिए हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं हम लोग परफेक्ट होते हैं कि हम उसको इतना एक खुला और एक इतना ऐसा इन्वायरमेंट दे देते हैं कि आइए हमसे बात कीजिए, आप क्यों डरी हैं और क्यों सहमी हैं। तो इसमें परिवार का रोल ज़्यादा, परिवार का रोल। और मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो डिप्रेशन या जितने भी मानसिक रोग होते हैं इसमें प्रोफेशनल्स का रोल तो होता ही है, लेकिन एक समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको एक सपोर्ट देना। देखिए ट्रीटमेंट में क्या है, अब मान लीजिए किसी को हमने ऐसी दवा दे दी कि उसका मूड एलिवेट हो गया, तो ये नहीं कि वो दवाई दी और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 तरह की चीज़ें चलती हैं, एक होती है फार्मेकोलॉजी की जिसमें दवाई दी जाती है, एक होती है फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी में पेशेंट यूजली सोचता है कि अरे तो मेरे को ऐसे ही समझाते रहते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत ये है कि जो जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको समझें और अपना ये घर से बाहर निकलें, बात करें किसी से और ये शेयर करें कि मैं डरी डरी सहमी सहमी रहती हूँ। भाई क्यों डरे रहते हो, क्यों सहमे सहमे रहते हो? ये थोड़ी कि इन्होंने ये व्यवहार ले ही लिया, हो सकता है आसपास में कुछ इस तरह के लोग इनके साथ व्यवहार करते हो कि ये डर जाती हैं उससे, ये अपनी बात ही कहने से सहम जाती हैं। तो परिवार वालों ने इनको लेबल तो कर लिया कि ये डरी रहती हैं, सहमी रहती हैं, लेकिन परिवार वाले लोग भी तो इस चीज़ को समझें कि क्या हमसे ही तो नहीं डरती हैं, क्या हमसे ही तो नहीं सहमती हैं। और जो एक और बात मैं देखना चाहूँगा कि ये अलग अलग परिस्थितियों में कैसा बिहेव करती हैं। जैसे फ्रेंडशिप सर्कल में होती हैं, वहाँ हो सकता है ना डरती हूँ, है ना, कुछ अपनी सिस्टर्स के साथ रहती हूँ या और लोगों के साथ रही, वहाँ नहीं सहमती हूँ, अपनी मदर के साथ नहीं सहमती हूँ। तो ये जो स्ट्रेसर्स होते हैं ना, ये स्ट्रेसर को लोकेट करना बहुत ज़रूरी होता है इससे पहले कि हम लेबल्ड हो जाएं। तो वो जो तनाव और तनाव का कारण, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, क्या कोई फ्रस्ट्रेशन है, जो कि आमतौर पर जो ये इमोशन लेडन स्ट्रेसेस होते हैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। देखिए भावनात्मक रूप से यदि हम हर्ट हो जाएं, अभी
मैं आपको कुछ ना कहूँ लेकिन 2 अपशब्द बोल दूँ तो मैंने आपके इमोशंस को तो हर्ट कर दिया, और मैं बोलता ही जा रहा हूँ तो आप डरी डरी भी रहेंगी और सहमी सहमी रहेंगी। क्यों? कि मैं एक अथॉरिटेटिव उसके अंदर हूँ, आप मुझसे डरेंगे भी और सहमेंगे भी। तो ये चीज़ों को एनालाइज करना, तो मैं इस पेशेंट को यही एडवाइस करूँगा कि आप कहीं खुलें, कहीं बात करें और अपने डर के कारण को ढूंढें और उस कारण को एड्रेस कराएं। खुद नहीं हो पा रहा तो किसी चिकित्सक के पास जाएं। और एक आखिरी सवाल हम लेंगे सीमा जी, ये आशा जाखड़ ने पूछा है नई दिल्ली से। इन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछा है कि परीक्षा के तनाव से कैसे बचें, और ये हर तरह से मैं चाहूँगी आप एड्रेस करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो तनाव ले ही रहे हैं, परिवार वाले और ज़्यादा तनाव दे रहे हैं, तो कैसे इससे कैसे कोप करना है? देखिए, आजकल ये तो एपिडेमिक ही है इसका कि बच्चों को लगता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आने हैं तो आपको शुरू से ही पढ़ना है कि आपको जितना सिलेबस है उसको एवरीडे कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंस आपको रखना है। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ना है ताकि आपको एंड पॉइंट पे नहीं रहे कि हम लास्ट में पढ़ेंगे और स्ट्रेस हमें ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक तो वो तरीका है। दूसरा, जब आप पढ़ रहे हो और आप, कुछ लोग होते हैं वो दिन रात पढ़ते हैं पर कहते हैं हमारा आउटपुट कुछ नहीं आता। अगर आप दिन रात भी पढ़ रहे हो तो भी इंसान का कंसंट्रेशन 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम एक पॉइंट पे रहता है। तो आपको बीच में कुछ एथलीट मतलब कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, या आपकी कोई हैबिट्स हैं जैसे आपको सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी पसंद है, या एंटरटेनमेंट, वो भी देखना है। तो ये एक और कारण होता है। तीसरा, प्रेशर फैमिली मेम्बर्स का कि हाँ ठीक है उस बच्चे के इतने नंबर आए तो तुम्हारे इतने आने चाहिए। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे पे, क्योंकि आजकल बहुत बच्चों का ना कोपिंग नहीं है एक्चुअली। वो क्या करते हैं, उनको लगता है फैमिली मेम्बर ने उनको बोल दिया आपके नंबर 90% से या इतने % से ऊपर आने चाहिए क्योंकि फलाने बच्चे के नंबर आए थे। तो बच्चे पे इतना प्रेशर हो जाता है, उसके पास प्लान बी नहीं है। अगर नहीं आया तो पेरेंट्स ने नहीं बताया कि अगर नहीं आया तो कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर गिविंग योर बेस्ट। तो पेरेंट्स के लिए भी ये सेम एडवाइस है कि आप भी अपने बच्चे को पहले ये प्रेशराइज ना करें कि हाँ ठीक है मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। ओके, अगर वो अपने एक बिल्कुल रेस्ट माइंड से पढ़ाई करेगा और शांति से करेगा वो कर लेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस दोगे तो एंजाइटी होगा तो ब्लॉक करेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। तो तीसरा, फोर्थ ये है कि उसके जो आसपास के सपोर्टर्स हैं, जो उसके फैमिली हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनको देख के ये नहीं सोचना इसके ज़्यादा नंबर आ गए तो मुझे भी, हाँ उसको देख के आपने मोटिवेट होना है। बट अगेन, अगर आप जेलस होते हैं और आप ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है इसके कैसे आ गए, वो मेरे नहीं आए, मुझे नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा लेने हैं, ठीक है आपको ज़्यादा लेने हैं, आपने बहुत पढ़ाई की, बट हाँ ज़्यादा नहीं आ पाए और आपको ये लगा मैं तो ज़िंदगी में हार गया, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं ख़त्म। और आजकल बहुत इजीली बच्चे क्या कर देते हैं, आप सब ख़त्म, माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, एंड देयर इज़ वेरी ईजी वे कि वो सुसाइड करने चले जाते हैं क्योंकि कोपिंग नहीं है, उनके पास प्लान बी नहीं है। तो हमें ये करना है कि आप सोचो कि अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम अपने से बेस्ट देंगे, रेस्ट हमारा जो है वो हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। एंड फैमिली का सपोर्ट, अगेन फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, इन सब का सपोर्ट चाहिए और हॉबीज़ होना चाहिए आपका कुछ। और जाते जाते मैं चाहूँगी आप तीनों ही एक मैसेज दें। संतोष जी, डिप्रेशन के खिलाफ क्या पंच लाइन होगी आपकी तरफ से, क्या मैसेज होगा? एक लाइन में कहना चाहे तो खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे और सकारात्मक धोरण से ऊर्जायुक्त जीवन जीना है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिल्कुल। अशोक जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ज़िंदगी हर घड़ी एक जंग है, जीत जाएंगे हम। तो आप चुप ना रहें, दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत दो, अपनी बात को कहें दीजिए, चुप मत बैठिए। बिल्कुल, अंदर ही अंदर मत घुटिए जी। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बातों को ज़रूर साझा करिए और ये समझिए जब ना लड़ पाए तो मनोचिकित्सक की सलाह ज़रूर लें और उनके पास ज़रूर जाएं। सीमा जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसको ये मत सोचिए कि हम इसको कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, ये दोबारा नहीं मिलेगी। हर चीज़ का सल्यूशन है, बस बात कीजिए और आप सलाह लीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, घर से नहीं तो प्रोफेशनल से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। सीमा जी आपका, संतोष जी आपका, अशोक जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डिप्रेशन से निकलना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और आज इस पर चर्चा में सामने आई राय, सुझाव और सलाह आपके काम आएंगी, इसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। बस अपनी ये लड़ाई जारी रखिए और कुछ हो जाए हार मत मानिए। और अगले हफ्ते हम बात करेंगे एक समस्या की जो ख़ास तौर से सर्दियों में होना आम हो जाती है। हम डैंड्रफ की समस्या की बात करेंगे। रूसी होना एक आम समस्या है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। अगर समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो डैंड्रफ
समय के साथ और ख़राब हो सकता है और इसका हेयर फॉल, हेयर लॉस जैसी इससे दिक्कत भी हो सकती है। तो अगले अंक में हम डैंड्रफ की बात करेंगे। इसी के साथ आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। आप अपने सवाल हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushman.bhav03@gmail.com। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।